everyone, I hope you all are doing very well. My name is Nida and I welcome you to my channel with a very big heart. Today we are going to do part B of the chapter The French Revolution. So in this video you will get to know about how did France become a constitutional monarchy and become a republic. And you will also get to know most important one more question of this chapter. So without further ado, let's get started. In previous lesson, I told you that the French society was divided into three estates. फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एंड थर्ड. नाउ फ्रांस की जो ओल्ड रेजिम वाली सोसाइटी थी उसमें मोनार्क के पास पावर नहीं होती थी टैक्स अल्टीमेटली इम्पोज करने की. टू इम्पोज एनी सॉर्ट ऑफ टैक्स ही वॉज सपोज टू कॉल अ एस्टेट जनरल. एस्टेट जनरल इज़ अ पॉलिटिकल बॉडी. सो 5 May 1789 एस्टेट जनरल वॉज कॉल्ड एंड थर्ड एस्टेट्स प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द किंग. तो जब प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया गया थर्ड एस्टेट्स के लोगों का तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए और 20 June 1789 में थर्ड एस्टेट्स के लोगों ने खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया. एंड असेंबली वॉज लेड बाय द मिराबियो एंड एबेसियस. नाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. फर्स्टली मोनार्की होता है किंग्स रूल. There is absolute monarchy, there is constitutional monarchy. Absolute monarchy is when all the powers are in the hand of the king, and the constitutional monarchy is when king is the head of the state, but at the same time there is a constitution also. So National Assembly in 1791 they started making the constitution. 2 साल में उन्होंने अपना ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था. Now मेन ऑब्जेक्टिव था टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. राइट, अब हम ऑलरेडी थ्योरी ऑफ मॉन्टेस्क्यू पढ़ चुके हैं. बाय द वे, इफ यू हैवंट रेड दैट और हैवंट स्टडीड दैट फ्रॉम मी येट, गो एंड सी द फर्स्ट सेशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो लोगों ने मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी के अकॉर्डिंग पावर्स को डिवाइड कर दिया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब नेशनल असेंबली के पास पावर आ गई थी लॉज बनाने की. इलेक्शंस होते थे लेकिन इसमें भी एक कैश है. इलेक्शंस होते थे इनडायरेक्टली. जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे दे यूज टू इलेक्ट इलेक्टर्स एंड दोज इलेक्टर्स यूज टू सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली. सो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं. नाउ देयर इज़ वन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्टिव सिटीजन्स कौन हुआ करते थे, पैसिव सिटीजन्स कौन हुआ करते थे. एक्टिव सिटीजन्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव सिटीजन्स वर द वन हु वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, सो दे हैड द राइट टू वोट. पैसिव सिटीजन्स डिडंट हैव राइट टू वोट. पैसिव सिटीजन्स थी सारी फीमेल्स, उनको पॉलिटिकली एक्टिव कंसिडर किया ही नहीं जाता था. ऑल्सो द मैन हु डिडंट हैव एनी प्रॉपर्टी दे वर ऑल्सो पुट इन द कैटेगरी ऑफ द पैसिव सिटीजन्स. सो नाउ who were active citizens? Active citizens were men above the age of 25 years and also who had land and who could pay taxes equal to the 3 days of a laborer's wage. If you fulfill this criteria, then only you become an active citizen. Now the first page of the constitution, that was declaration of the rights of man and citizens. यहाँ पर विमेंस को सिटीज़न ही नहीं कंसिडर किया गया है, सिर्फ मैन की बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ उसी का जिक्र है. और इस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स इसमें समवट लाइक ओल्ड वर्जन ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, लाइक राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल ऑफ दैट. इन लॉज राइट्स को कहा गया इनएलिनेबल, दैट दे कांट बी एलिनेटेड, दे कांट बी टेकन फ्रॉम यू इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग. इफ़ यू बॉर्न इन फ्रांस यू शुड बी एबल टू अवेल टू दीज राइट्स. अब फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया एंड फाइनली किंग लुइस एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. एवरीथिंग वॉज फाइनली गेटिंग बैक ऑन ट्रैक. नाउ व्हाट हैपेंड? King Louis XVI, in front of everybody, he did accept the constitutional monarchy, but secretly he went into secret negotiation with the King of Prussia. So before he went to King of Prussia,
all the monarchs together were trying to suppress the French revolutionary in the France. Why? Because they were scared कि अगर ये आज फ्रांस में हो रहा है तो ये अदर स्टेट्स में भी हो सकता है, तो सब मिलकर रेवोल्यूशनरी लोगों को दबाना चाहते थे. बट बिफोर द किंग कुड डू एनीथिंग, National Assembly got to know about it and they declared war against Prussia and Austria. So Prussia makes sense. Why Austria? As I already told you about Marie Antoinette, the queen of the France, she belonged to Austria and her lifestyle was so lavish and royal that the French citizens used to hate her. So 1792 में National Assembly ने war declare कर दिया. Now this was a very different kind of war. It was a war with king and aristocrats. It was a war between the common people and powerful people. And in this war, thousands of volunteers joined the army because now it was war of a pride. And like in any other war, people made a lot of patriotic songs. The one patriotic song which got very famous in the French Revolution is Marseillaise. This song is composed by Roger de Lisle. It was sung by everybody. Marseilles एक जगह का नाम है, वहाँ के बहुत लोगों ने इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था. जब फ्रांस एक नेशन बन गया तो फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया ये मर्सिलेस. अब ये पार्ट बी यहीं पर एंड होता है. पार्ट सी में आगे चैप्टर डिस्कस कर. ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन जिसके आंसर you have to let me know in the comment section. Your first question is the word livre stands for, and second question is when was Louis XVI ascended the throne of France. Third, which country had implemented Montesquieu model of government. And fourth, when did Bastille was demolished. 25th August 1789, 14 July, 18 July, 16 July. The Constitution of 1791 gave power to make laws to whom? Next, where did the Third Estate form the National Assembly? If you like the explanation, don't forget to tell me into the comment section. और जो भी डाउट्स रह जाते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद भी, वट एवर डाउट्स यू गेट, प्लीज़ कॉमेंट बिलो. I will try to answer all of them for sure. Okay, so don't forget to like the video and subscribe to the channel. Till then, keep smiling. Thank you so much.